दोस्तों नमस्कार। कृष्णा जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज रेलवे का हम लोग 17वां सेट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और इसे आप सावधानी पूर्वक बनाइए ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। क्वेश्चन इसी तरह का आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जो कि भौतिकी से है और पहला क्वेश्चन है 8 ओम प्रतिरोध वाली तार को इस प्रकार दुगना कर दिया जाता है कि नए तार का प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 2 में भी है। 36 ओम प्रतिरोध वाली तार को 3 गुना कर दिया जाता है तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। एक में आपको बताया जा रहा है कि दोगुना किया गया है, दुगना किया गया है, उस तार की लंबाई को क्या कर दिया गया है, दुगना कर दिया गया है, जबकि दूसरी क्वेश्चन में तिगुना कर दिया गया है। ठीक है, प्रतिरोध है जो दोनों क्वेश्चन में आपको दिया गया है, एक में है जो 8 ओम का है और दूसरे में है जो 36 ओम का है। इसे बनाइएगा कैसे, ऐसे इसका सॉल्यूशन करने जाइएगा तो आपको एग्जाम में लगभग 2 पन्ना का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ट्रिक हम आपको बताते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन जैसे ही देखिए एग्जाम में तो आसानी से आप बना लीजिएगा। कोई आपको मतलब माथा पेची भी नहीं करना है, हल्का फुल्का गुना और भाग करके आसानी से इसे बना सकते हैं। तो इसमें आप क्या करना है, आपको पहला जो 3 कॉलम बनाइए, ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया और ये तीसरा कॉलम हो गया। पहला कॉलम में प्रतिरोध लिखिए। पहला कॉलम में आपको क्या लिखने के लिए बोला जा रहा है, प्रतिरोध, है ना। यहाँ पे पहला क्वेश्चन में 8 ओम का प्रतिरोध है और दूसरा क्वेश्चन में 36 ओम का प्रतिरोध है। तो जो क्वेश्चन में आपको प्रतिरोध दिया हुआ है प्रतिरोध लिख दीजिए। दूसरा क्वेश्चन में एक तरह से कितना गुना किया गया है, तार को कितना गुना कर दिया गया है, तो जितना गुना किया गया है। पहला क्वेश्चन में है 2 गुना और दूसरा क्वेश्चन में है जो तार को 3 गुना कहा गया है। और उसके बाद आपसे पूछेगा नया तार का प्रतिरोध, अर्थात आपसे उत्तर पूछा जा रहा है, इसमें आप उत्तर लिख दीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहला क्वेश्चन बनाते हैं। अब पहला क्वेश्चन में जो प्रतिरोध है वो कितना है, 8 ओम है, तो प्रतिरोध लिख दीजिए 8 और कितना गुना करने के लिए बोला जा रहा है, तार की लंबाई को 2 गुना किया करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा और आपको उत्तर निकालना है, कुछ नहीं करना है। जब यहाँ पे 2 गुना लिखा हुआ रहेगा तो गुना 2 कर दीजिएगा, गुना 2, तो 2 गुना 2 बराबर होता है 4, 2 गुना 2 बराबर क्या होता है, 4 होता है। अभी जो 4 आया है उसको आप प्रतिरोध से भागा दे दीजिए, तो 8 भागा 4 होता है, 4 दूनी 8, अर्थात आपका उत्तर हो जाएगा 2। अब खोजना शुरू कर दीजिए कहाँ पे प्रतिरोध है जो 2 ओम है। जहाँ पे भी 2 ओम आपको मिल जाए बस उसको मारिए। चलिए तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर 2 हुआ। चलिए उसी तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है। अब तार की लंबाई तिगुना कर दिया गया है। ठीक है, कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और एग्जाम में धड़ल्ले से ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। चलिए तो काम नहीं खुजलाइएगा, बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, नहीं कि अब सर पिटने लगे कि अब तो हो गया बाजा, वैसा कुछ नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन में 36 ओम है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है 36 ओम प्रतिरोध। अब करना क्या है, तो 3 गुना करना है, तो 3 कर दीजिए। 2 में 2 से गुना, तो 3 में 3 से गुना कीजिए, तो गुना 3 कीजिए, तो 3 गुना 3 बराबर होता है 9। अब 9, अब 36 भागा 9 कीजिए तो कितना ओम हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। इसका सही आंसर हो गया आपका 4 ओम। ठीक है, 4 ओम इसका सही आंसर हो गया। अब मानिए आंसर को देखिए और उसको टिक आउट कर दीजिए, तो दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर 1 हुआ। ठीक है, बहुत ही आसानी से ऐसा क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। एक बार यदि आप समझ गए इस कंसेप्ट को तो आसानी से ऐसा क्वेश्चन को धड़ल्ले से बना सकते हैं। आपका दोस्त है जो सोचेगा कि कैसे इतना जल्द बना रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, और इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। अब इसको हम लोग
हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, बटा समय है अर्थात क्यू बटा टी। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्यू बटा टी। क्यू बटा टी क्या होता है, आवेश प्रति, एक तरह से आवेश की दर को क्या बोला जाता है, तो आवेश की जो दर होता है प्रत्येक सेकंड कितना आवेश जा रहा है उसी को तो हम लोग विद्युत करंट बोलते हैं, उसी को ना हम लोग धारा बोलते हैं। जो आवेश जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग धारा बोलते हैं। ये इसका आंसर हो गया बाबू, आई बराबर क्यू बटा टी होता है, मतलब विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। बस आंसर देखिए, जहाँ पे भी धारा है वहाँ पे मारिएगा, खाली पानी वाला धारा नहीं मार दीजिएगा, इलेक्ट्रिक धारा खोजिएगा। जल्दीबाजी में भी कभी कभी काम है जो सब लेकिन लोग गड़बड़ करके आ जाते हैं, तो उस तरह से नहीं कीजिएगा, और हम डायरेक्ट आपको दे देगा पानी वाला धारा और उस पर नहीं अच्छी कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा उस समय आपको पेशेंस रखना है। तो चलिए, इलेक्ट्रिक धारा इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन 1 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ साझा करता है। ये क्वेश्चन है जो प्राय प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम यहाँ पे नक्शा के जरिए आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसका ऐसे सही आंसर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश है जो भारत में एक तरह से भारत के जो 8 राज्य हैं उससे एक तरह से साझा करता, अपना सीमा को साझा करता है। थोड़ा सा नक्शा पे भी से देख लेते हैं। देखिए बाबू, पहले हम इंडिया का नक्शा बना रहे हैं, उस पर ज़्यादा आप लोग को ठहाका नहीं मारना है, बस नक्शा रहेगा, कम से कम दिखेगा कि वो इंडिया का ही नक्शा है, पाकिस्तान का नक्शा नहीं दिखेगा। बस उतना में ही संतोष कीजिएगा कि सर इतना कम से कम बना पाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, ये आपका हो गया भारत का नक्शा, और यहाँ पे जो हम आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश ही हो गया। ये जो बेल्ट है ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, पूरा इस तरह से फैला हुआ, ऐसे करके उत्तर प्रदेश है जो फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश है कुछ इस तरह से फैला हुआ। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपका उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड से भी उत्तर प्रदेश की सीमा लग रहा है। ऊपर देखिएगा तो ऊपर में हिमाचल है, ऊपर में हिमाचल है, अर्थात हिमाचल से भी एक तरह से उत्तर प्रदेश की सीमा है जो जोड़ता है। इस साइड में देखिएगा तो राजस्थान का बेल्ट हो जाता है, इस साइड में आप देखिएगा कि राजस्थान है, तो राजस्थान में भी आ जाता है, राजस्थान की सीमा से भी इसका एक संपर्क है। बीच में आप देखिएगा नक्शा में तो एमपी है, तो एमपी से भी उत्तर प्रदेश का एक तरह से सटा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर आप देखिएगा थोड़ा सा ऊपर ये हरियाणा है, तो हरियाणा से भी बोलते हैं ना कि दिल्ली में एक तरह से दिल्ली और उत्तर प्रदेश बगल में है, उसी तरह हरियाणा भी एकदम दिल्ली के बाजू में ही है, ठीक है, और उसकी सीमा है जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। तो ये आपका हरियाणा भी आपका हो गया, हरियाणा भी आपका हो गया, उसकी सीमा है जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। जब आप नीचे की ओर आते हैं तो इस ओर है जो बिहार है, तो बिहार का भी जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, और बिहार के नीचे जब देखिएगा इस ओर है जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का भी सीमा है जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। इस ओर जब देखिएगा थोड़ा सा और एरिया है वो झारखंड का है, और झारखंड का भी सीमा है जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। ये आपका हो गया झारखंड। तो टोटल कहने का मतलब है कि 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा सटा हुआ है, और सबसे ज़्यादा सीमा एक तरह से यही एक तरह से उत्तर प्रदेश से ही संपर्क में है। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए अगला देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है विद्युत चालकता के आधार पे, विद्युत चालकता के आधार पे कुछ ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें से विषम को चुनना है। तो क्वेश्चन पहले लिख देते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 है विद्युत चालकता के आधार पर, विद्युत चालकता के आधार पर विषम विकल्प को चुनें, विषम विकल्प को चुनें। पहला ऑप्शन है रबड़, दूसरा ऑप्शन है तांबा, तीसरा ऑप्शन है मानव शरीर, और चौथा ऑप्शन है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट को अधातु भी कहा जाता है, और चौथा ऑप्शन हो गया ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। आपको बताना है बाबू कि कौन है जो विद्युत चालकता के आधार पर विषम है, अर्थात विद्युत चालक को वो अपने में पास करने नहीं देगा। मानव का शरीर तो पास करने देता है। देखते हैं कभी कभी आपको करंट लगता है, जब करंट लगता है तो पूरा शरीर एकदम झंझन आ जाता है, एकदम लगता है कि हिल गए हैं। कुछ देर कुछ समय तक आपको तो लगेगा कि कोई काम नहीं करे, एकदम शांति से जो बैठ जाए। हमको भी लगा है 2-3 बार इसी के चलते हमको अनुभूति है किस तरह से होता है। तो मानव शरीर तो होगा नहीं। चलिए तांबा, तांबा तो बहुत बोलते ही होंगे कि तांबा ही बहुत अच्छा एक तरह से तांबा का तार है, जो अभी हाल फिलहाल में हम लोग का घर में चलता है। पहले एल्युमिनियम में सब चलता था, लोहा चलता था, लेकिन आज का जो दौर है उसमें जितने भी आप तार देखिएगा तो प्राय तांबा का तार रहता है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट है जो धातु है, लेकिन ये विद्युत का सुचालक माना जाता है। ठीक है, तो इसमें भी होता है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अर्थात कहने का मतलब कि रबड़ के आप दस्ताना पहन लीजिए, रबड़ का चप्पल पहन लीजिए, और उसके बाद यदि आप करंट टच भी होता है तो आपको नहीं मारेगा। ठीक है, नहीं आपको संपर्क, करंट आपको नहीं लगेगा। इसी कारण हम लोग इस प्रकार के देखते हैं कि जो भी तार रहता है उसको कोटेड कर देते हैं, प्लास्टिक कोटेड होता है, वो रबड़ कोटेड है, क्योंकि प्लास्टिक है, रबड़ है, वो विद्युत का कुचालक होता है, अर्थात उसका जो धारा जो बहेगा ऊपर की ओर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है जो पॉलिटी का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि संविधान के निर्माताओं के जो विचार है, ठीक है ना, ये विचार है, ये भाव है, वो संविधान के कौन से पन्ना पे इंगित है। ठीक है, अर्थात संविधान के लिए आप जानना चाहते हैं तो कौन सा एक पन्ना को आप पढ़ लीजिएगा तो आप समझ जाइएगा कि भारत के संविधान में ये सब चीज़ का चर्चा है। ठीक है, तो आपको सोचना है, तब तक आप सोचिए, हम जो क्वेश्चन को लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 6। संविधान के निर्माताओं की, संविधान के निर्माताओं की, संविधान की निर्माताओं की सोच, सोच भारत के संविधान के, भारत के संविधान के कौन से हिस्से में प्रचलित होता है, कौन से हिस्सा में, कौन सा हिस्सा, कौन सा हिस्सा में परिलक्षित होता है, परिलक्षित होता है। अर्थात संविधान निर्माताओं का जो भावना है या संविधान का जो निचोड़ है वो कहाँ पे दिखेगा। पहला ऑप्शन है नागरिकता, पहला ऑप्शन है नागरिकता, दूसरा है मौलिक कर्तव्य,
तीसरा है मौलिक अधिकार, और चौथा है प्रस्तावना। ठीक है, चौथा है प्रस्तावना। तो देखिए आप, इसका सही आंसर है प्रस्तावना। यदि भारत की आप प्रस्तावना को पढ़ लीजिएगा संविधान में तो समझ जाइएगा कि भारत का संविधान है जो किस पे जोड़ देता है। जैसे भारत की प्रस्तावना में समाजवाद लिखा हुआ है, धर्मनिरपेक्षता लिखा हुआ है, अर्थात भारत है जो समाजवाद की धारणा को मानता है। और यहाँ पे निरपेक्षता कहने का मतलब भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म के लोग को बराबर का दर्जा दिया गया है। तो जो एक तरह से प्रस्तावना में लिखा हुआ है उसी सब का चर्चा है जो हमारे संविधान में किया हुआ है। तो है जो प्रस्तावना, इसका सही आंसर है प्रस्तावना। कभी कभी आपको प्रेम्बल नामक शब्द भी आ जाएगा, तो प्रस्तावना को ही अंग्रेजी में प्रेम्बल कहते हैं। ठीक है, प्रेम्बल इसी का नाम है। तो कभी कभी होता है बाबू लोग को दिक्कत हो जाता है, प्रस्तावना नहीं मिलता है तो बस मास्टर साहब को गरियाना शुरू कर देते हैं। तो गलियाइएगा नहीं, प्रिम्बल मिलेगा नहीं तो प्रस्तावना मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था। तो क्वेश्चन भी बहुत ही रोचक क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया, औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था, कब हुआ था, औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1717 ईस्वी, दूसरा है 1707 ईस्वी, तीसरा है 1756 ईस्वी, 1756 ईस्वी, और चौथा है ऑप्शन नंबर डी 1857 ईस्वी। आपको बताना है औरंगजेब है जो मुगल शासक था और एक तरह से कहिए कि मुगल में सबसे अंतिम बहुत जो ताकतवर शासक बोला जा सकता है वो औरंगजेब को ही बोला जा सकता है। ठीक है, और औरंगजेब का निधन जो हुआ था वो 1707 में हुआ था। कब हुआ था? 1707 में हुआ था। और इसके बाद ही मुगल साम्राज्य जो छिन्न भिन्न होना शुरू होने लगा था, क्योंकि इसके जितने भी उत्तराधिकारी थे ये सब है जो मुगल साम्राज्य को संभाल कर नहीं रख पाया था। ठीक है, बंगाल में सिराजदौला आ गया था, या तरह तरह के एक तरह से अलग अलग जो क्षेत्रीय प्रांत में बट गया था। बंगाल, हैदराबाद, उधर भरतपुर हो गया था। बहुत सारे एक तरह से प्रांत में आपस में जो प्रांतीय जो बताइए प्रांतीय जो एक तरह से सेनापति होते थे वही सब है जो एक तरह से उसको अधिकार कर लिया था। मतलब उनका अधिकार है जो धीरे धीरे सीमित होना शुरू हो गया था। इसका सही आंसर हो गया 1707 ईस्वी में औरंगजेब का निधन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है जो इतिहास का ही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में है पलासी और बक्सर। पलासी और बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है, पलासी और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज है जो कहाँ पे अपना शासन कार्य शुरू किया था। तो क्योंकि अंग्रेज आए थे शुरू में तो सब यहाँ पे क्षेत्रीय राजा या प्रांतीय राजा थे ही ना। तो चलिए क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, पलासी और बक्सर। पलासी और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों कहाँ
कहाँ पर शासन, कहाँ पर शासन कार्य प्रारंभ किया, प्रारंभ किया। ठीक है, तो चलिए पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है बंगाल, तीसरा ऑप्शन है अवध, और चौथा ऑप्शन है मद्रास। चौथा ऑप्शन में क्या है? मद्रास है। आपको बताना है कि पलासी और बक्सर के युद्ध है जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से हुआ था और अंग्रेज के बीच में हुआ था। इसमें सिराजुद्दौला को हार मिला था और एक तरह से अंग्रेज है जो अपना शासन है जो शुरू कर दिया था। तो इसका सही आंसर हो गया बंगाल, अर्थात पलासी और बक्सर। बक्सर जो बिहार में है, इस सब युद्ध के बाद अंग्रेज को जीत मिली थी और उसके बाद अपना शासन कार्य शुरू किया था, और वो कहाँ था? तो बंगाल में। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन बाबू। और अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा शहर है जो साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है? कौन सा शहर है जो साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है? बोलते हैं ना गांधी जी को, साबरमती के संत तू कर दिया कमाल। खैर मेरा गला तो जान ही रहे हैं आप कैसा है। खैर चलिए तो क्वेश्चन लिख देते हैं। निम्न में से कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर बसा है? नदी के तट पर बसा है। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 9। पहला ऑप्शन है भावनगर, पहला है भावनगर, दूसरा ऑप्शन है बड़ोदरा, दूसरा है बड़ोदरा, तीसरा ऑप्शन है सूरत, तीसरा है सूरत, और चौथा है अहमदाबाद। फिर गांधी के बारे में पूछ रहा है, अहमदाबाद। और ये अहमदाबाद है जो गुजरात की राजधानी है, और ये अहमदाबाद के ही एक तरह से जो गांधी जी थे वो अहमदाबाद के साबरमती जो नदी जो है उसी के तट पे है जो अपना आश्रम बनाए थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो गया अहमदाबाद। सही आंसर क्या है? अहमदाबाद। अर्थात साबरमती जो नदी है वो है जो अहमदाबाद शहर के तट पर बसा है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है जो फिजिक्स का ही है, क्योंकि रेलवे में बहुत सारा फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड वेव? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड वेव that to human hear, that to human can hear, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा आवृत्ति है उस आवृत्ति को मनुष्य जो सुन सकता है, अपनी कानों से सुन सकता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है आपका
ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से 50,000 हर्ट्ज 50,000 हर्ट्ज। ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन सी 40 हर्ट्ज से 40 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज। और ऑप्शन डी 20 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो एक सेकंड में कितनी एक तरह से हर्ट्ज से जो आएगी, कितनी हर्ट्ज से जो एक सेकंड में आएगी। मान लीजिए कि यहाँ से ये आप क्या कर देते हैं, लाइनिंग खींच देते हैं और एक सेकंड में कितना ऐसा हर्ट्ज, ठीक है ना, अप एंड डाउन यहाँ तक फुल साइकिल एक सेकंड में कितना ध्वनि जाएगा तो मनुष्य है जो सुन सकता है। कहने का मतलब यही है। ठीक है, एक तरह से समझिए कि लकीर है और इस लकीर से कुछ इस तरह से वेव है जो जा रहा है, तरंग है जो जा रहा है, तो कितना तरंग एक तरह से जाएगा तो मनुष्य जो उसको सुन सकता है। इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, अर्थात 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से यदि जाता है तो मनुष्य की एक तरह से कान है जो उसको सुन सकता है। यदि इससे कम भी जाता है, 20 हर्ट्ज से नीचे भी जाता है तो नहीं सुन सकता है। अब 20,000 से ऊपर जाएगा तो भी नहीं सुन सकता है, उसको खाली चमगादड़ से एक तरह से सुन सकता है। चमगादड़ है, कुत्ता है, ये सब है जो प्रश्रव ध्वनि भी सुन लेता है, लेकिन हम लोग मात्र श्रव ध्वनि मतलब सुनने वाला ध्वनि ही सुन पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि 260 डिग्री पर जल की भौतिक स्थिति क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 260 डिग्री पर जल की भौतिक स्थिति क्या है। भौतिक स्थिति क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन ए है ठोस, ऑप्शन बी है द्रव्य, ऑप्शन सी है गैस, ऑप्शन डी है प्लाज्मा। आपको बताना है बाबू कि 260 डिग्री सेल्सियस पे जल को यदि रखते हैं तो क्या हो जाएगा। मालूम है कि 100 डिग्री सेल्सियस से जल है जो क्या बनने लगता है, भाप बनने लगता है। भाप कहने का मतलब वो गैसीय अवस्था में हो जाता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, वो गैसीय अवस्था में रहेगा या भापीय अवस्था में रहेगा। इसका सही आंसर क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। ऐसा एक तरह से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, एक ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको खाली बस किसी तरह से क्वेश्चन को पूछ देना है। ठीक है, अब आप समझिए, इतना हल्का क्वेश्चन है, पौवा क्वेश्चन इसको हम लोग कहते हैं, पौवा क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं और हम लोग अपने मंजिल के करीब पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि एक लैंप है, लाइट वाला लैंप है, इलेक्ट्रिक से चलता है। वो है जो क्या, उस लैंप का जो है जो 100 वाट का एक तरह से 100 वाट है जो लेती है, उसकी शक्ति क्या है 100 वाट की है और 3 दिन तक चलाया जाता है और डेली जो 8 घंटा चलाया जाता है। यही चीज़ है, आपसे पूछा जा रहा है कितनी यूनिट का ऊर्जा का खपत होगा। समझ गए बाबू, क्वेश्चन से लिख देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। प्रतिदिन क्वेश्चन नंबर 12, प्रतिदिन 8 घंटे के लिए 8 घंटे के लिए
100 वाट के इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब लैंप का उपयोग किया जाता है, है। तो 3 दिन में या 3 दिनों में लैंप द्वारा कितना यूनिट का खर्च आएगा, कितना यूनिट आएगा। ठीक है, ये यूनिट है जो बहुत ही प्रचलित है। आप लोग का जो बिजली बिल आता होगा वो यूनिट में ही आता है। आप जो देखते होंगे तो आपके घर का इतना यूनिट है। ठीक है, तो ऊर्जा की खपत का इकाई हम लोग यूनिट में बोलते हैं। तो देखिए बाबू, इसको बनाने के लिए बस कुछ नहीं करना है, पहले जितना वाट दिया हुआ है उतना वाट को लिख दीजिए। तो पहले क्या दिया हुआ है, तो आपको यूनिट निकालना है ना, यहाँ पे यूनिट लिख दीजिए, यहाँ पे यूनिट लिख दीजिए बराबर। अब कितना वाट है, 100 वाट है, 100 से 100 कीजिए। उसके बाद 100 वाट का है, कितना दिन जलेगा, तो जलेगा कितना दिन, तो 3 दिन जलेगा। तो 3 गुना 3 कर दीजिए। और कितना घंटा चलेगा, तो 8 घंटा चलेगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या कीजिए कि भागा दे दीजिए 1000 से। भागा किससे देना है, 1000 से दे दीजिए। तो यही आपका हो जाता है यहाँ पे 24 अर्थात 2400 बटा 1000 बराबर आप बोल सकते हैं 2.54 यूनिट। ठीक है, कितना का खपत हुआ है, तो 2.4 यूनिट। यही इसका आंसर होगा। यही आंसर आप खोजिएगा, दूसरा तीसरा नहीं खोजिएगा। 2.4 यूनिट इज द राइट आंसर। अब बोल देगा उसी में कि मान लिया जाए कि 1 यूनिट में यदि कितना आता है, 10 रुपये आता है, तो 2.4 यूनिट में टोटल खर्च पूछ देगा। तो बना सकते हैं, बहुत भारी चीज़ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग बहुत ही किनारा पे पहुंच गए हैं आज का सेट प्रैक्टिस का। मनुष्य जो खाना खाता है तो पेट में खाना कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, क्षारीय हो जाता है, लवणीय हो जाता है। बहुत ढकार आ गया। तो क्या हो जाता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 पर लिख देते हैं, मनुष्य के पेट में भोजन कैसा हो जाता है। पहला ऑप्शन अम्लीय, दूसरा ऑप्शन है क्षारीय, आपका है क्षारीय, तीसरा है लवण, और चौथा है उदासीन। आपका है उदासीन। इसका सही आंसर क्या होगा, तो मनुष्य के पेट में HCl पाया जाता है। क्या पाया जाता है, HCl। और HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये अम्ल है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अम्ल माना जाता है, बहुत ही कड़ा एसिड माना जाता है। अब बताइए, पेट में यदि HCl रहेगा तो खाना को कैसा बना देगा, तो अम्लीय बना देगा, है ना। कैसा बना देगा, तो अम्लीय बना देगा। सर इसका सही आंसर हो गया अम्लीय। पहला 13 का आंसर अम्लीय सही आंसर है।
ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, और अंतिम क्वेश्चन भी लाजवाब क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है समीकरण F बराबर ma, समीकरण F बराबर ma न्यूटन के किस नियम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन न्यूटन के प्रथम गति का नियम, न्यूटन के प्रथम गति का नियम। दूसरा है ऑप्शन 2 न्यूटन के द्वितीयक गति का नियम। तीसरा है न्यूटन के तृतीय गति का नियम। और चौथा है जड़त्व का नियम। अब आपको बताना है कि F बराबर ma, अर्थात जो बल का परिभाषा जो होता है, बल का जो परिभाषा आया है न्यूटन के कौन सा नियम से आया है। तो बताइए द्वितीय न्यूटन का द्वितीय गति का जो नियम है उसमें बताया गया है कि संवेग में परिवर्तन के दर बल का समानुपाती होता है। यही ना बोला गया प्रभु कि बल है जो समानुपाती है संवेग में परिवर्तन के दर का, अर्थात संवेग बटा समय, यही बोला गया है आपसे। अर्थात संवेग में जो दर का जो परिवर्तन होगा वो बल के समानुपाती माना जाएगा। तो कहिए सर इससे कैसे फॉर्मूला आ गया इसका? तो देखिए फॉर्मूला आता है, बल को आप F से लिखते हैं ना, बल को आप F से लिखते हैं और संवेग वो क्या होता है m × v होता है। अर्थात m क्या है kg है, m का जब ऐसा यूनिट देखिएगा तो kg है, तो यहाँ तो संवेग होता है m × v, ठीक है ना, m × v होता है। तो आपका m क्या चीज़ है तो मास है, और मास का ऐसा यूनिट क्या होता है kg होता है। और v है जो वेग है, और वेग को क्या फॉर्मूला बनता है तो वेग है जो मीटर पर सेकंड है ना, मीटर पर सेकंड, यहाँ पे मीटर पर सेकंड इंटू 1 बटा समय है, और समय का ऐसा यूनिट क्या है सेकंड है, सब ऐसा यूनिट में ही बना हुआ। अब इसी को सीधा कर दीजिए, यहाँ पे kg, यहाँ पे मीटर, और यहाँ पे जब इसको देखते हैं तो आपको आँख एकदम खुल जाता है और कहते हैं सर ये तो है जो कुछ नहीं है सर, ये तो है जो बल ही है, ये तो क्या है बल ही है, दोनों का मात्रक भी एक ही है। और यहाँ पे भी बताया गया है कि जो संवेग में परिवर्तन का दर है जो बल के समानुपाती माना जाता है, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले सेट प्रैक्टिस में। जय हिंद।